हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्विज़र में। दोस्तों आज है 24 दिसंबर और आज के वीडियो में हम 24 दिसंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। इस वीडियो की अगर आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारी टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो वहाँ से आप सभी लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश किस स्थान पर रहा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट होगा, 31वें स्थान पर। अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा मिड डे मील के तहत तिथि भोजन कार्यक्रम चलाया जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट होगा, उत्तर प्रदेश के द्वारा। दोस्तों उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 8 मंथ की यानी कि जनवरी 2022 से अगस्त 2022 तक की आपको अगर PDF ई बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से आप इस PDF ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको मंथली उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की PDF ई बुक डाउनलोड करनी है, जैसे सितंबर, अक्टूबर या नवंबर मंथ की, तो उसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और अगर इसे डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट होगा, 22 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय गणित दिवस। अगला है, भारत की किस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को ऑस्कर 2023 में डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में नामित किया गया? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट होगा, द एलिफेंट्स विस्पर्स को। अगला है, किसने हाल ही में भारत का पहला गैस प्राइस इंडेक्स लॉन्च किया? तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होगा, IGX ने। अगला है, किस एथलीट को राज्यसभा में उपाध्यक्ष पैनल के लिए नामित किया गया? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट होगा, PT उषा को। अगला है, किस संस्था ने हाल ही में 2022 इन 9 चार्ट्स रिपोर्ट जारी की है? तो ये जो रिपोर्ट है 2022 इन 9 चार्ट्स ये जारी की है वर्ल्ड बैंक ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट होगा। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाया जाता है 20 दिसंबर को। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा। अगला है, निम्न में से किस स्पेनिश टेनिस खिलाड़ी को 5वीं बार पुरुष अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ विश्व चैंपियन 2022 नामित किया गया? तो राफेल नडाल को जो है 5वीं बार पुरुष अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ विश्व चैंपियन नामित किया गया। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये कल के क्वेश्चंस थे जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा, 23 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय किसान दिवस। दोस्तों भारत में हर साल राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है और ये भारत के जो 5वें प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह, ठीक है, कौन थे? चौधरी चरण सिंह, उनकी जयंती के उपलक्ष्य में पूरे देश में मनाया जाता है। चौधरी चरण सिंह जो भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे, इनका जन्म हमारे यूपी में हुआ था। तो कब हुआ था? तो वर्ष 1909 में इनका जन्म उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के नूरपुर गांव में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। जो चौधरी चरण सिंह थे भारत के 5वें प्रधानमंत्री, इनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। उत्तर प्रदेश के निवासी थे, मेरठ जिले के नूरपुर गांव में। उन्होंने किसान हितैषी नीतियां लाई और किसानों के कल्याण की दिशा में काम किया। वह भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे और इनका कार्यकाल कितना रहा था? तो 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक ये प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत रहे। खुद किसान परिवार से थे, इस वजह से ये किसानों की समस्याओं को अच्छी तरीके से समझ सकते थे, इसलिए उन्होंने किसानों के लिए कई सुधार भी किए। तो ये आपको यहाँ से याद रखना है कि राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 दिसंबर को, ठीक है। और ये जो राष्ट्रीय किसान दिवस है ये भारत के जो 5वें प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह, उनकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ठीक है, तो आपको इस चीज़ को याद रखना है। और जो चौधरी चरण सिंह थे ये यूपी से संबंधित थे, यानी यूपी में इनका जन्म हुआ था, यूपी के निवासी थे। 1902 में उत्तर प्रदेश की मेरठ जिले में इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, देश की पहली मुस्लिम महिला फाइटर पायलट बनने जा रही सानिया मिर्जा उत्तर प्रदेश के किस जिले से हैं? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट होगा, मिर्जापुर। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट होगा, मिर्जापुर। यहाँ पर आप इमेज देख सकते हैं, ये कौन है? ये
उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर की सानिया मिर्ज़ा है, जो कि देश की पहली मुस्लिम महिला फाइटर पायलट बनने जा रही हैं। दोस्तों 22 दिसंबर 2022 को मीडिया से जानकारी मिली है कि उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले के छोटे से गांव की रहने वाली है सानिया मिर्ज़ा। ये नाम काफ़ी इम्पोर्टेंट है, सानिया मिर्ज़ा। तो इन्होंने जो है अभी एनडीए की परीक्षा में 149वीं रैंक के साथ फ्लाइंग विंग में दूसरा स्थान प्राप्त किया। एनडीए से पास आउट होकर सानिया देश की पहली मुस्लिम महिला फाइटर पायलट बन सकती हैं। अब की बार फ्लाइंग विंग में 2 ही सीट हैं। एनडीए में मात्र 19 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो एनडीए से पास आउट होने के बाद जो सानिया हैं, ये देश की पहली मुस्लिम महिला फाइटर पायलट बनने का सौभाग्य प्राप्त कर सकती हैं। तो यहाँ से आपको नाम याद रखना है कि जो सानिया मिर्ज़ा हैं, ये देश की पहली मुस्लिम महिला फाइटर पायलट बनने वाली हैं। ठीक है, बन सकती हैं, अभी ये जो है बनी नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है कि ये बन सकती हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नाम इनका काफ़ी चर्चा में है कि देश की पहली मुस्लिम महिला फाइटर पायलट जो है कौन बनने वाली है, तो ये सानिया मिर्ज़ा है। कहाँ की? उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर की ये निवासी हैं। इस बात को याद रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सशस्त्र बलों के लिए कहां पर एक आधुनिक मल्टी स्पेशलिटी कमांड अस्पताल के निर्माण को मंजूरी दी? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, लखनऊ में। दोस्तों 22 दिसंबर 2022 को जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, इन्होंने सशस्त्र बलों के लिए लखनऊ में एक आधुनिक मल्टी स्पेशलिटी कमांड अस्पताल के निर्माण को मंजूरी दी है। ये जो कमांड अस्पताल है, ये एक ग्रीन फील्ड बहुमंजिला अस्पताल होगा, जिसमें 780 भर्ती मरीज बेड के साथ साथ 100 क्राइसिस एक्सपेंशन बेड के लिए तकनीकी सुविधा की व्यवस्था होगी, ताकि इमरजेंसी टाइम में आपात की स्थिति से निपटा जा सके। मध्य भारत में आधुनिक मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल के निर्माण से सशस्त्र बलों का मनोबल बढ़ेगा और कर्मियों को वांछित सहायता मिलेगी। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि हाल ही में लखनऊ में एक आधुनिक मल्टी स्पेशलिटी कमांड अस्पताल के निर्माण को मंजूरी दी गई है, और ये जो कमांड अस्पताल होगा, ये ग्रीन फील्ड बहुमंजिला अस्पताल होगा। इसमें 780 भर्ती मरीज बेड होंगे और इसके साथ साथ 100 क्राइसिस एक्सपेंशन बेड भी यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, इसका जो लाभ है वो किसको मिलेगा? तो सशस्त्र बल के जो सैनिक हैं उनको इसका लाभ मिलेगा, यानी कि आपात की स्थिति में अगर कोई समस्याएं होती हैं तो वो जो सैनिक हैं वो यहाँ पे भर्ती कराए जा सकेंगे। तो याद रखेंगे, अभी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सशस्त्र बलों के लिए इस अस्पताल को मंजूरी दी है, जो कि कहाँ पे बनेगा? ये लखनऊ में बनेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया की 50 महान एक्टर की लिस्ट में किस भारतीय अभिनेता को शामिल किया गया? तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, शाहरुख खान। दोस्तों हाल ही में ब्रिटेन की एक प्रतिष्ठित पत्रिका है, तो ब्रिटेन की एक प्रतिष्ठित पत्रिका है जो कि तैयार की गई है, और उसमें सदाबहार महान 50 अभिनेता, यानी कि सर्वश्रेष्ठ 50 अभिनेता और अभिनेत्रियों की सूची जारी की गई है। तो इसमें एकमात्र भारतीय अभिनेता हैं जिनको शामिल किया गया, और उनका नाम है शाहरुख खान। तो शाहरुख खान को जो है इसमें शामिल किया गया है। ये इकलौते भारतीय हैं। एम्पायर पत्रिका का नाम क्या है? तो एम्पायर पत्रिका ने 57 वर्षीय शाहरुख खान को अपनी सूची में शामिल किया है। इस सूची में हॉलीवुड के बेहतरीन कलाकार डेंजल वॉशिंगटन, टॉम हैंक्स हैं, एंथोनी मार्लन ब्रेंडो हैं, मेरिल स्ट्रीप और जैक निकोलसन समेत अन्य शामिल हैं। यानी कि ये हॉलीवुड के कुछ एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं जिनका नाम इसमें शामिल रहा। लेकिन इंडिया की अगर हम बात करें तो केवल शाहरुख खान है जो कि इस सूची में शामिल रहे। शाहरुख खान ने साल 1992 में फिल्म दीवाना से बॉलीवुड में डेब्यू किया था, और अब तक वो 100 से अधिक फिल्मों में काम कर चुके हैं। तो ये आपको याद रखना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है कि अभी ब्रिटेन की ओर से जो पत्रिका है एम्पायर नाम से, ये जो है जारी की गई है, और इस पत्रिका में 50 सबसे जो बेहतर अभिनेता और अभिनेत्री हैं उनकी सूची इसमें जारी की गई है। तो उनमें जो 50 अभिनेताओं की सूची है उनमें इकलौते भारतीय हैं शाहरुख खान, जो कि इस सूची में शामिल किए गए हैं। तो इस वजह से इनका नाम आप याद रखेंगे। ठीक है, पूछा जा सकता है कि ब्रिटेन की एक प्रतिष्ठित पत्रिका जारी की गई है, तो उसमें किस भारतीय को शामिल किया गया? तो याद रखेंगे आप शाहरुख खान को। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में स्थापित देश के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंट्री संग्रहालय को आम लोगों के लिए खोला गया? तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, मध्य प्रदेश। दोस्तों विजय दिवस पर मध्य प्रदेश के महू में देश के पहले इन्फेंट्री का मतलब क्या होता है? पैदल सेना।
तो इन्फेंट्री जो म्यूजियम है उसका शुभारंभ किया गया। इस म्यूजियम का निर्माण 2007 में शुरू किया गया था, वहीं 2017 में ये बनकर के तैयार हुआ, और 2017 में जब ये बनकर के तैयार हुआ तो इसे सेना के अधिकारियों और जवानों के लिए खोला गया था। और इसके बाद लगभग 5 साल बाद, क्योंकि अभी 2022 की अगर हम बात करें तो दिसंबर 2022 में इसे जो है आम जनता के लिए भी खोल दिया गया। इस म्यूजियम में 1747 से लेकर के 2020 तक पैदल सेना का गौरवशाली इतिहास देखने और समझने को मिलेगा। इसमें मूर्तियों, भित्ति चित्रों और फोटो गैलरी में संरक्षित हमारे बहादुर सैनिकों की समृद्ध विरासत, गौरवशाली अतीत और सर्वोच्च बलिदान को दर्शाया गया। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, आप याद रखेंगे अच्छे से, क्योंकि ये जो है भारत का पहला इन्फेंट्री म्यूजियम है, जो कि कहाँ पर है तो याद रखेंगे आप, मध्य प्रदेश के महू में ये स्थित है, और अभी इसको जो है आम नागरिकों के लिए भी खोला गया है। ठीक है, याद रखेंगे 2017 में ये बनकर के तैयार हुआ था, देश का पहला इन्फेंट्री म्यूजियम। वहीं अगर हम बात करें, ये जो म्यूजियम है ये देश का पहला इन्फेंट्री म्यूजियम है और दुनिया का दूसरा इन्फेंट्री म्यूजियम है, तो इस वजह से वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप। अब अगर हम बात करें कि दुनिया का दूसरा इन्फेंट्री म्यूजियम है तो इसके अलावा भी और कहाँ पे है, तो आप याद रखेंगे इससे पहले अमेरिका में। ठीक है, याद रखेंगे कहाँ पे है, तो अमेरिका में इन्फेंट्री म्यूजियम है, और उसके बाद हमारे इंडिया में बना, तो कुल मिलाकर के 2 ही देशों में ये क्या है, इन्फेंट्री म्यूजियम है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अब दोस्तों ये जो इन्फेंट्री म्यूजियम है ये तो आप लोग समझ ही चुके होंगे कि इन्फेंट्री म्यूजियम का मतलब क्या है। तो यहाँ पर जो पैदल सेना रही है हमारे देश की, यानी कि 1747 से लेकर के अभी तक प्रेजेंट टाइम तक जो पैदल सेना है उसके बारे में इसमें दर्शाया गया है। ठीक है, अगर हम बात करें कि कौन कौन से युद्ध हैं जिसके बारे में यहाँ पर जो फोटो हैं, इसके अलावा जो भित्ति चित्र हैं ये यहाँ पर हैं, तो देखिए सारागढ़ी का युद्ध हुआ, इसके अलावा प्लासी का युद्ध हुआ, कारगिल का युद्ध हुआ। तो ये जो सारे युद्ध हैं उससे संबंधित जो स्टैचू हैं, फोटो हैं, वो इस म्यूज़ियम में देखने को मिलेंगी। और ये जो म्यूज़ियम है ये 2 एकड़ के क्षेत्रफल में बनाया गया है, लगभग 2 एकड़ के एरिया में ये फैला है। ठीक है, इसका जो प्रवेश द्वार होगा, यानी कि शुरुआत पर ही जो मेन गेट होगा वहाँ पर 40 फीट की ऊंची यहाँ पर कलाकृति देखने को मिलेगी। आपको यहाँ पर हम एक इमेज दिखाएंगे, ये आप देख सकते हैं। इस तरह की जो फोटो हैं, इस तरह के जो स्टैचू हैं वो आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सैनिक हैं, यहाँ पर भी सैनिक हैं, तो ये सारे सैनिक हैं जो कि इस म्यूज़ियम के अंदर बनाए गए हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आप यहाँ से याद रखेंगे। 1947 से लेकर के अभी तक यानी 2020 तक इसमें जो पैदल सेना है उसके बारे में दर्शाया गया। लगभग 270 या 273 वर्षों का इतिहास यहाँ पर देखने को मिलता है, तो याद रखेंगे। और दोस्तों इसके अलावा जो 1971 का युद्ध हुआ भारत पाकिस्तान का, उसके बारे में भी यहाँ पर जो है दिखाया गया है। इसके अलावा और जो 1965 का पाकिस्तान का युद्ध हुआ वो भी यहाँ पे दिखाया गया है। सुभाष चंद्र बोस हैं, इसके अलावा और भी जितने स्वतंत्रता सेनानी रहे उन सबकी यहाँ पर क्या है, आपको स्टैचू देखने को मिलेगी। ठीक, तो याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देश का पहला इन्फेंट्री म्यूजियम है। याद रखेंगे कहाँ पे, मध्य प्रदेश की महू में। अगला है, निम्न में से किस स्थल को यूनेस्को धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया? ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। दोस्तों हाल ही में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने 20 दिसंबर 2022 को घोषणा की है कि वडनगर शहर गुजरात में है, सूर्य मंदिर मोढेरा ये भी कहाँ पे है, गुजरात में है, और रॉक कट मूर्तियां जो कि उनाकोटी त्रिपुरा में है, इनको यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में जोड़ दिया गया। ठीक है, कौन कौन से हैं देखिए यहाँ पे, तो वडनगर शहर ये कहाँ पे है, गुजरात में है। सूर्य मंदिर मोढेरा ये कहाँ पे है, ये भी गुजरात में है। और रॉक कट मूर्तियाँ ये कहाँ पे हैं, उनाकोटी यानी कि त्रिपुरा में है। तो ये जो 3 स्थल हैं इनको यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया। प्रस्तुतियाँ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा की गई थी, जो भारतीय स्मारकों के संरक्षण के लिए जिम्मेदार है। इन तीनों साइटों को जोड़ने के साथ यूनेस्को के पास भारत की अस्थायी सूची में कुल 52 प्रस्ताव हैं, यानी कि भारत के 52 स्थल जो है वो यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल हो गए हैं। भारत में 40 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों में 32 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित संपत्ति है। तो ये चीज़ आपको यहाँ से याद रखनी है कि अस्थायी सूची में भारत के कितने स्थल शामिल किए जा चुके हैं। तो 52 प्रस्ताव जो है वो भारत के हैं।
तो यहाँ से आपको अच्छे से याद रखना है कि भारत में अगर देखा जाए कि कितने स्थल यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं, तो ये हैं 40, और जो 52 यहाँ पर आप देख रहे हैं ये क्या हैं, ये अस्थायी सूची में प्रस्ताव दिए गए हैं। अस्थायी सूची में इनको शामिल किया गया है कि 52 जो प्रस्ताव हैं उनको, ठीक है। अगर वैसे देखा जाए कि भारत के कितने स्थल यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में शामिल हैं, तो वो हैं 40, जिनमें से 32 सांस्कृतिक हैं, 7 प्राकृतिक हैं और 1 मिश्रित संपत्ति है। और ये जो 52 है, ये नंबर क्या है, तो ये नंबर ये है कि यूनेस्को के पास भारत के प्रस्ताव दिए गए हैं 52 स्थलों को लेकर के, जो कि अस्थायी सूची में भी शामिल किए गए हैं। इनको जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया जाए इसके लिए, ठीक। तो याद रखेंगे, वैसे अगर देखा जाए कितने हैं तो 40 है टोटल। तो अस्थायी सूची में कितने हो गए हैं, तो ये हो गए हैं 52, क्योंकि अभी 3 स्थलों को और उसमें जो है जोड़ा गया है। कौन कौन से हैं, तो वडनगर शहर जो गुजरात में है, सूर्य मंदिर मोढेरा वो भी गुजरात में है, और रॉक कट मूर्तियाँ वो उनाकोटी जो कि त्रिपुरा में है। इनको याद रखेंगे आप, काफ़ी इंपॉर्टेंट। अगला है, हाल ही में किस नाम से देश की पहली एंटी सबमरीन कारवेट लॉन्च की गई। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, INS अड़ाला। दोस्तों, हाल ही में देश की पहली एंटी सबमरीन कारवेट INS अड़ाला लॉन्च की गई। यह गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा निर्मित की गई है। ये साइलेंट हंटर्स भारतीय नौसेना को सौंप दिए जाने पर तटीय सीमाओं पर दुश्मनों की पनडुब्बियों का पता लगाने में आसानी होगी। यानी ये जो देश की पहली एंटी सबमरीन है INS अड़ाला, इसका आने से या इसके बन जाने से क्या लाभ होगा, तो लाभ यही होगा कि जो भारतीय नौसेना है उसको जो दुश्मन देश हैं, जो हमारे दुश्मन देश हैं, उनकी पनडुब्बियों का पता लगाने में ये काफ़ी काम करेगी। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे, तटीय सीमाओं पर जो दुश्मन देशों की पनडुब्बियां हैं उनको पता लगाएगी। नौसेना की परंपरा के अनुसार इस जहाज का नाम उसके पूर्ववर्ती के नाम पर अड़ाला रखा गया है, जिसे 1999 में सेवा मुक्त कर दिया गया था। तो याद रखेंगे, देश की पहली एंटी सबमरीन कारवेट कौन सी है, INS अड़ाला, जो कि अभी लॉन्च की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मिशन ने डिजिटल इंडिया अवार्ड जीता। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, स्मार्ट सिटीज मिशन ने। दोस्तों, हाल ही में स्मार्ट सिटीज मिशन को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 मिला है। किसको मिला है, स्मार्ट सिटीज मिशन को। केंद्र सरकार द्वारा जारी बयान में बताया गया कि डेटा शेयरिंग एंड यूज फॉर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैटेगरी के तहत स्मार्ट सिटीज मिशन को प्लैटिनम आइकन के रूप में चुना गया। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने कहा कि डेटा स्मार्ट सिटी पहल एक मजबूत डेटा पारिस्थितिकी तंत्र बनाने में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो शहरों में साक्ष्य आधारित निर्णय लेने में सक्षम बनाता है। और मंत्रालय ने यह कहा कि डेटा स्मार्ट सिटीज पहल का उद्देश्य क्या है, तो भारत के 100 स्मार्ट शहरों में बेहतर प्रशासन के लिए डेटा की शक्ति का उपयोग करना, ये इसका उद्देश्य है। तो याद रखेंगे आप, स्मार्ट सिटीज मिशन को अभी जो है डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 प्रदान किया गया है, ठीक है। तो इसको नाम याद रखेंगे, किस मिशन को, स्मार्ट सिटीज मिशन को। अगला है, किस युद्ध में असाधारण पराक्रम दिखाने वाले भैरव सिंह राठौड़ का हाल ही में निधन हो गया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट होगा, 1971 में। यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं, ये 1971 में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक है, जो भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था उस दौरान। दोस्तों, 1971 में जो भारत पाक युद्ध हुआ था, ठीक है, लोंगेवाला का युद्ध। अभी जैसे लोंगेवाला का युद्ध का मतलब क्या है, तो दोस्तों लोंगेवाला क्या है, ये पश्चिमी क्षेत्र में एक क्षेत्र है, ठीक है। पश्चिमी क्षेत्र में लोंगेवाला एक जगह है जहां पर भारत पाक का जो युद्ध हुआ था 1971 में, तो पश्चिमी क्षेत्र में भी एक युद्ध हुआ था, विशेष युद्ध, लोंगेवाला नामक जगह थी, वहां पर युद्ध हुआ। तो उसमें ये जो राठौड़ सिंह थे, भैरव सिंह राठौड़, इन्होंने असाधारण पराक्रम दिखाया, भैरव सिंह राठौड़, और इनका अभी जो है निधन हो गया है। सीने में इनको दर्द था और बुखार के चलते उनको एम्स में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद इनका निधन हो गया, ठीक है। ये साल 1987 में BSF से रिटायर हुए थे। भैरव सिंह ने भारत और पाकिस्तान के युद्ध में हिस्सा लिया था। साल 1971 में युद्ध के दौरान भैरव सिंह लोंगेवाला में पोस्टेड थे, ठीक है, लोंगेवाला में पोस्टेड थे और वहीं पर युद्ध हुआ, तो इस वजह से लोंगेवाला युद्ध भी कहा जाता है। भैरव सिंह को सेना मेडल से सम्मानित किया गया। उन्हें 1972 में सेना पदक मिला। युद्ध के दौरान 14वीं BSF बटालियन के साथ तैनात भैरव सिंह राठौर 1987 में रिटायर हुए थे। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे आप कि जो भैरव सिंह राठौड़ हैं ये कौन थे,
तो ये जो है 1971 में भारत पाक युद्ध में असाधारण पराक्रम दिखाने वाले वीर सैनिक थे। ठीक है, सैनिक नहीं कहेंगे, ये जो है क्या थे, तो ये जो है एक छोटी सी बीएसएफ यूनिट थी जिसके ये हेड थे, यानी उसकी ये कमान संभाल रहे थे 1971 में भारत पाक युद्ध के दौरान। ठीक, अभी देखो इनके बारे में अगर हम बात करें कि जो ये भैरव सिंह राठौड़ थे, इनका क्या भूमिका रही थी इस युद्ध में, तो दोस्तों 1971 में जो भारत पाक युद्ध हुआ था, ठीक है, तो जो पश्चिमी क्षेत्र था लोंगेवाला में युद्ध हुआ, क्योंकि युद्ध हुआ था चारों ओर से, जो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था 1971 में, तो लोंगेवाला जो क्षेत्र था उसमें इन्होंने कमान संभाली थी जो ये भैरव सिंह राठौर हैं। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो बीएसएफ की एक यूनिट थी उसके साथ इन्होंने 1971 में 5 दिसंबर 1971 पे क्या किया था, जो पाकिस्तानी ब्रिगेड था और टैंक था उसको इन्होंने तबाह कर दिया था। तो इसी काम के लिए ये जो है जाने जाते हैं, तो इनको आप याद रखेंगे। 1972 में इनको फिर सेना का पदक भी दिया गया था। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे कि जो भैरव सिंह राठौड़ हैं, इन्होंने 1971 में एक बहुत अच्छी भूमिका निभाई थी, बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी भारत पाक युद्ध के दौरान। और ये लोंगेवाला से संबंधित है, क्योंकि लोंगेवाला क्या था, लोंगेवाला में ये पोस्टेड थे और वहीं पर इन्होंने युद्ध लड़ा था। ठीक, तो याद रखेंगे। अगर इस तरह से पूछा जाए किस युद्ध से संबंधित है, तो 1971 भारत पाक के युद्ध से ये संबंधित थे। और दोस्तों उसके बाद आपको याद होगा जो फिल्म बनी थी 1997 में, बॉर्डर फिल्म, ये भारत पाक युद्ध पर आधारित थी। और इसमें जो एक्टर हैं सुनील शेट्टी, उन्होंने इनका किरदार निभाया था भैरव सिंह राठौड़ का। तो अगर आपने वो मूवी देखी है तो आप लोग जानते होंगे 1997 जो मूवी बनी थी बॉर्डर मूवी, उसमें सुनील शेट्टी ने इनका किरदार निभाया था। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं ये वही हैं, इनका हाल ही में निधन हो गया। अगला है सऊदी अरब में भारत की अगली राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया। ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा डॉक्टर सुहेल एजाज खान। 1997 बैच के एक भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी डॉक्टर सुहेल एजाज खान, जो वर्तमान में लेबनान गणराज्य में भारत के राजदूत हैं, इनको अभी किंगडम ऑफ सऊदी अरब में भारत के अगले राजदूत के रूप में चुना गया। वह 1989 बैच के IFS अधिकारी हैं और डॉक्टर औसाफ सईद की जगह लेंगे। उम्मीद है कि डॉक्टर खान जल्द ही अपना पदभार ग्रहण कर लेंगे। तो याद रखेंगे जो डॉक्टर सुहेल एजाज खान हैं, ये जो है किस देश के अगले राजदूत के रूप में चुने गए हैं, तो सऊदी अरब में ये भारत के अगले राजदूत के रूप में चुने गए हैं। तो दोस्तों ये थे 24 दिसंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल की वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। ये रहा कल का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था कि निम्न में से किस अभिनेत्री को हाल ही में पेटा इंडिया के 2022 पर्सन ऑफ द ईयर के खिताब से सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट था, सोनाक्षी सिन्हा। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने सही आंसर किया। और मैं आपसे रोज कहता हूँ जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। यह है आज का क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अरुणोदय 2.0 योजना शुरू की है। इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और सभी लोग कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन का आंसर करें। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, सभी लोग वीडियो को लाइक किया करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।